So good morning everyone. My name is Abhishek Yadav and I welcome you all on the digital platform of Aakaar IAS. So in today's session, this is going to be the first session in which we are going to discuss regarding the doctrine of basic structure. Basic structure का सिद्धांत सब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर what is the doctrine of basic structure and from where it has been evolved. इसका evolution कैसे हुआ. Okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हमें इसका जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना होगा. ठीक है, इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ एंड इवॉल्व होने के क्या रीजंस थे. ठीक है, उनके ऊपर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे. साथ में हम ये भी देखेंगे कि इवॉल्व हुआ तो सर्टेन इंपॉर्टेंट केसेस और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है विच इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. तो उन सब के ऊपर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि आखिर ये इसका इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ. ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन को समझें उसके पहले हमें इसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन स्टार्ट कैसे हुआ. ठीक है, चलिए. सो एज यू ऑल नो कि after we got independence and when we enforced our Indian constitution, सबसे पहली चीज जो हमने करी कि हमने certain acts और regulation लेकर आए. ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है. certain acts और regulation लेकर आए और ये certain acts और regulation के थ्रू हमने क्या किया, हमने सीलिंग लिमिट लगा दी. क्या कर दिया हमने? सीलिंग लिमिट इंपोज कर दी. सीलिंग लिमिट किस पे इंपोज करी स्टूडेंट्स? सीलिंग लिमिट हमने इंपोज करी किसके ऊपर? राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर. कि कोई भी इंडिविजुअल कितने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, कितने अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड कर सकता है, उसको लेकर एक सीलिंग लिमिट इंपोज की गई. अब इससे दो चीजें इंपॉर्टेंट है. इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368, क्योंकि कंट्रोवर्सी यही है. इन दोनों के बीच की ही कंट्रोवर्सी का एक नतीजा या हम कह सकते हैं एक आउटकम्स था जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन इवॉल्व. ठीक है, आप में से कई बच्चों को पता होगा भाई व्हाट इज आर्टिकल 368. सो आर्टिकल 368 डिफाइंस द प्रोसीजर, defines the procedure how to change or amend. ठीक है ना. आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी लॉ में क्या कर सकता है. इट डिफाइंस द प्रोसीजर कि किस तरीके से किसी भी लॉ को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. इज दैट क्लियर? मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर या अमेंड कर सकता है. ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि स्टेट कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता विच इज हैम्परिंग आर फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करे? हैम्पर करे. है ना. क्या कहता है आर्टिकल नंबर 30? एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि स्टेट कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा हो. क्योंकि अगर उनके द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाएगा, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द जुडिशरी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट मींस कि ये जो एक टग ऑफ वॉर होने वाला है, ये किसके बीच में होने वाला है? जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में. ध्यान से समझ लीजिए किसके बीच में ये लड़ाई है? जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में. इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये तो हमने समझ लिया कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल नंबर 13 और 368 ये दोनों हमें समझना जरूरी है क्योंकि इनके पीछे की ही लड़ाई होने वाली है. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन लाए गए और उनके तहत क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हर एक इंडिविजुअल का उस समय क्या था? इट इज गोइंग टू बी इट वाज अ फंडामेंटल राइट एट दैट टाइम अंडर आर्टिकल नंबर 31 एंड अंडर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है. लेकिन वाया दिस सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन क्या कर दिया गया? उनके ऊपर सीलिंग लिमिट इंपोज कर दी गई. यस और नो? क्या कर दिया गया है? सीलिंग लिमिट इंपोज कर दी गई. अब
इसके बाद आगे की अगर हम कहानी देखें, यहां तक सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई सीलिंग लिमिट इंपोज कर दी गई। दैट मींस अब होना यह है कि क्या कहा था आर्टिकल 13 में कि पार्लियामेंट के द्वारा कभी भी कोई ऐसा लॉ या एक्ट नहीं बनाया जाएगा जो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे, क्योंकि अगर ऐसा कोई लॉ बना तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आर्टिकल 368 के पास पार्लियामेंट के पास पावर तो देता ऑल्टर करने की, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन यहां पर यह था कि फंडामेंटल राइट्स को कभी भी छीना नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, इसकी क्रोनोलॉजी को आगे अगर समझें तो इसके लिए हमको समझना होगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत कई सारे प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 31B, एज वेल एज 9 शेड्यूल जो है ऐड किया गया। ठीक है, और भी कई सारे प्रोविजंस में जो है किया गया था, बट फिलहाल वो हमारे काम का नहीं। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया। ठीक है, सो कई सारी आर्टिकल 19 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा चेंजेस किए गए थे, बट फिलहाल हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये तीनों पॉइंट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 9 शेड्यूल ऐड किया गया, 31B ऐड किया गया। 31B क्या कहता है? आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल के अंतर जो भी लॉज जो कि सेंटर या स्टेट के द्वारा बनाए जाएंगे उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाकर 9 शेड्यूल के अंदर अगर डाल दिया, दैट मींस कि जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकता, दैट मींस उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है। और ये कहता है आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल के अंदर सेंटर और स्टेट के द्वारा बनाए गए ऐसे लॉज हैं जो कि जिसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 31B। दैट मींस बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर को रिलेटेड। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इसको ध्यान से समझना होगा कि जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने क्या किया? इसने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया। ये बात आप लोग समझ पाए यहां पर? क्या ये बात आप लोग समझ पाए? होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के, वो क्या किए गए हैं? यहां पर हैम्पर किए गए हैं। इज दैट क्लियर? क्या किए गए? हैम्पर किए गए। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब बिकॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैम्पर किए एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 स्टेट ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो हमसे हमारे किसी भी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करें। सो नाउ दिस वाज द फर्स्ट केस जो कि हमको देखने को मिलता है, दैट इज द शंकरी प्रसाद केस। सबसे पहला केस जो यहां पर हमको देखने को मिलेगा दैट इज शंकरी प्रसाद केस। आप लोग नोट डाउन करते चलें, अच्छा होगा। शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस के अंदर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आई रिपीट, क्या? उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब आपको समझ में आ रहा है शंकरी प्रसाद केस आया क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिलहाल हम लोगों ने देखा, इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस लाए गए हैं, इन प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, क्या ये सही है नहीं है, इसको चेक करने के लिए शंकरी प्रसाद केस आया गया। अब शंकरी प्रसाद केस के अंदर आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है इंपॉर्टेंट कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। ध्यान से समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर अमेंड किया जा सकता है तो क्या आर्टिकल 13, तो दोनों के बीच में आप समझ में आ रहा है आपको, आर्टिकल 13 और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के प्रोविजंस को लेकर, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया है अंडर आर्टिकल 368, तो इन दोनों के बीच की जंग थी। तो यहां पर शंकरी प्रसाद केस में जो जुडिशरी ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, वो तो बड़ा ही एक अनोखा सा वर्डिक्ट था, जो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या बोला, भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि आर्टिकल, या तो आर्टिकल 13 को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो या 368, ये दोनों को साथ में तो दे नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया जा रहा है और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, हैम्पर करे। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां पर जो वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट में बड़ी ही एक रोचक बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई
आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, हमसे छीनने की कोशिश करे। और जो चेंजेस किए गए हैं वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए हैं। और साथ में इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर सारे जज्बात बदल दिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो जिन्होंने लिटिगेशन या वो लोग जिनका राइट टू प्रॉपर्टी हैम्पर हो रहा था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके सारे जज्बात एकदम से बदल दिए, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं, यही कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आर्टिकल, आपको शिकायत यही है ना कि आर्टिकल 13 का हैम्पर हुआ है, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर करे। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ नहीं है। क्या बोला गया यहां पे शंकरी प्रसाद केस में जुडिशरी के द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ मानने से ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, एंड इट मींस कि भाई जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा कि शंकरी प्रसाद केस क्यों आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए लाया गया था। और यहां पर तो इन्होंने साफ कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ के अंतर्गत नहीं आते। दैट मींस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स हैम्पर किए गए हैं उसको उचित, उसको सही ठहराया गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब यहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम देखें इवोल्यूशन में प्री गोलकनाथ एरा, गोलकनाथ केस आएगा 1967 में, तो 1967 के पहले की हम लोग हिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। शंकरी प्रसाद केस हम लोगों ने देख लिया। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ओपिन दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, मैंने कहा ना, दो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, तो यहां पर उन्होंने कहा यस कर सकता है। और उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया उन्होंने, कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि भैया हमारा आर्टिकल नंबर 13 जो है वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 13 में बोला गया है कि कोई भी लॉ जो है ऐसा नहीं बनाया जा सकता। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई लॉ थोड़ी ना बनाया गया है, क्यों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई? ये लॉजिक दिया उन्होंने, है ना। इट बेस्ड इट्स जजमेंट ऑन द लॉजिक that the word law mentioned in article 13 include only the ordinary law। क्या बोला, आर्टिकल 13 में जो लॉ की बात की गई है उस लॉ के अंडर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आएंगे एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बात सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। लेकिन अब ये पर्टिकुलर केस क्यों आया, जरा इस बात को समझो। ठीक है, अब आगे और बात बढ़ी तो यहां पर बात होगी वाया 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो प्रीलिम्स में भी आप जानते हो कि ये टॉपिक है। अगर मान लो प्रीलिम्स अपन जो एक्ट आप लोग रटने बैठते होंगे तो एक्ट कैसे रटते होंगे आप, उसमें से अपना टॉपिक है प्रीलिम्स में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे। और हम क्या करते हैं, हम शुरू हो जाते हैं फर्स्ट से लेके 105 तक पूरे, अभी 105 हो चुके हैं ना, तो 105 तक पूरे अमेंडमेंट याद करने हैं। उससे बेहतर यह है कि टॉपिक वाइज अगर हम अमेंडमेंट छाट लेंगे तो हमको ज्यादा लंबे समय तक हम उनको याद रख पाएंगे। अभी आपने पढ़ा होगा, अब आप देखिए प्रीलिम्स को खत्म हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है एंड वापस से हम उन्हें भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आपको वो एक्ट जरूर याद होंगे जो आपने फंडामेंटल राइट्स में देखे, आपको वो एक्ट जरूर याद होंगे जो आपने अदर किसी प्रोविजंस में देखे या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में देखे। ठीक है, वो आपको याद होंगे क्योंकि आपने टॉपिक के अलोंग में उसको, टॉपिक के साथ में उसको याद किया है। ठीक है ना। सो वैसी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप इस तरीके से याद करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया कि 44 एक्ट्स को और एड ऑन किया गया 9 शेड्यूल में। काय में स्टूडेंट्स
नाइन शेड्यूल के ऊपर स्टूडेंट्स हम एक सेपरेट क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां पर हम पूरा नाइन शेड्यूल समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो वैसे भी क्लियर, मैंने थोड़ा यहाँ आपको एक ब्रीफिंग तो करी दी है नाइन शेड्यूल की, तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब नाइन शेड्यूल कब आया, एज यू ऑल नो नाइन शेड्यूल आया है बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एंड उस समय नाइन शेड्यूल के अंदर कितने एक्ट ऐड किए गए थे? 13 एक्ट्स। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कितने एक्ट ऐड किए गए थे? 13 एक्ट्स ऐड किए गए थे। अब इन 13 एक्ट्स में आगे चल के आप देखोगे कि वाया दिस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 एक्ट और ऐड किए गए नाइन शेड्यूल में। इज दैट क्लियर? और ये वापस से नाइन शेड्यूल में ऐड किए गए और ये भी मैक्सिमम लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। मतलब फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? हैम्पर कर रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे थे? हैम्पर कर रहे थे। सो इन दैट सिनेरियो क्या हुआ कि यहां पर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए वापस से, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, ठीक उसी तरीके से 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पर्टिकुलर केस हमको देखने को मिलता है। After this, देखना है, after this several amendments were brought to the constitution and once again the scope of amendment was challenged in the Sajjan Singh case. In this particular case you will see there was a bench of five judge, है ना, who dealt with the validity of what? Who dealt with the validity of the 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए पांच जज की एक बेंच बैठी इन द सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, ठीक है, which had added around 44 statutes, 44 एक्ट्स ऐड किए गए थे नाइन शेड्यूल में और उसी की वैलिडिटी को चेक करने के लिए ये जो है सज्जन सिंह केस आया। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो जजेस ने क्या किया है? जजेस एग्रीड विद द डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद केस। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस वाले जो भी डिसीजन दिया गया है उसको ओवरहेल्ड किया है। ओवरहेल्ड का मतलब क्या होता है? उसको सही माना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जजेस एग्रीड विद द डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद, but for the first time in the concurring opinion, Hidayatullah and Madholkar JJ doubts were raised on the unfettered power of the parliament to amend the constitution and curtail the fundamental rights of the constitution। ठीक है, उसको समझेंगे। मतलब यहां पर एक बात तो क्लियर है कि इन्होंने शंकरी प्रसाद के जो शंकरी प्रसाद केस में डिसीजन दिया गया उस डिसीजन को सही ठहराया गया और उसको सही ठहराते हुए, लेकिन यहां पर इन्होंने एक बात रेस करी कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है संविधान को अमेंड करने की, क्या वो पावर के अंडर में फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है? उस पे एक सोच विचार करने की जरूरत है। इस चीज पर क्वेश्चन मार्क सज्जन सिंह केस में जरूर रेस किए गए थे, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि 17th जो हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए सज्जन सिंह केस लाया गया। लेकिन यहां पर भी शंकरी प्रसाद केस में दिए गए डिसीजन को ओवरहेल्ड किया गया, सही ठहराया गया, जहां पर क्या कहा गया था कि भाई ये कोई लॉ थोड़ी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ तो है नहीं, इनका कहना था। इन्होंने क्या लॉजिक दिया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाई जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सही ठहराया गया और उसी को रेफरेंस लेते हुए 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी सही ठहराया गया, ठीक है। लेकिन अब जो है वो आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, इन विच केस इन द गोलकनाथ केस ऑफ 1967, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस, अब यहां पर भी क्या होगा, यहां इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को वापस से चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर केस लाया गया। अब हुआ क्या था, गोलकनाथ केस, ये दो भाई थे पंजाब में, ये दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ एंड द अनदर वन इज द विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ के आसपास की जमीन थी और इस जमीन पे वही सीलिंग लिमिट का हवाला देते हुए दोनों भाइयों के पास क्या कहा गया कि दोनों भाई 30-30 एकड़ रख सकते हैं और जो बाकी की जमीन है वो सरकार रख लेगी और उन जमीन को उन्हीं के अंतर्गत काम कर रहे छोटे छोटे लेबर्स और टेनेंट्स को वो जमीन दे दी जाएगी। इज दैट क्लियर?
एंड ये सब 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हो रहा था। तो दोनों भाइयों ने अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पंजाब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए पर्टिकुलर केस सीन में आता है। ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो शंकर प्रसाद केस का जो वर्डिक्ट था, जिसको सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान केस में ओवरहेल्ड किया गया था, सही ठहराया गया था, उसको यहां पर गोलकनाथ केस में क्या कर दिया गया, ओवर रूल्ड, है ना, मतलब उसको बदल दिया गया। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या था, गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने दो चीजें थी वापस से, कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो वही था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। पहले यहां समझ लो, फिर हम उसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन तो गोलकनाथ केस के अंदर भी यही था, लेकिन यहां पे उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी की स्पेलिंग शायद गलत कर दी मैंने, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। तो अभी तक तो ये कहा जा रहा था, लेकिन यहां पर इन्होंने ओवररूल करके क्या कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ के अंतर्गत आएंगे। इज दैट क्लियर? मतलब जो पुराना लॉजिक दिया जा रहा था, उस लॉजिक को गलत ठहराते हुए क्या कहा गया कि भाई आर्टिकल 13 में लॉ के अंतर्गत सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी जो है लॉ के तहत आएंगे। और अगर ये लॉ के तहत आएंगे, दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। यस और नो? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो मतलब गोलकनाथ ने अभी तक शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह केस दोनों में ये लॉजिक देते हुए क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इन्होंने अपने वर्डिक्ट को क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इट रूल्ड इन दिस that the fundamental rights are given a transcendental and the immutable position, and hence the parliament cannot abridge or टेक अवे एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। मतलब किसी भी मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता या किसी भी प्रकार से उसको हैम्पर नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पर उन्होंने अपने पुराने क्या बोला, इन्होंने कि इन्होंने इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को एक इम्यूटेबल पोजीशन दी है। ठीक है, एक सैक्रोसेंट नेचर बताया, मतलब पवित्र, जिसको बदला नहीं जा सकता। ये गोलकनाथ केस में इन्होंने ये एक बात कही और अपने पुराने जो दोनों केसेस थे उसमें अपने दिए गए जजमेंट को ओवररूल्ड करार किया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब it opined that the constitutional amendment act is also a law under article 13। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इसके तहत आएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन हम आगे बढ़े और ये पॉइंट देखें, इसके पहले एक चीज और समझ लो कि ये दोनों अब यहीं दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सो? क्योंकि यहीं से अभी तक तो जो लड़ाई थी वो सिर्फ 9th शेड्यूल और पार्लियामेंट इन दोनों के बीच में थी। ठीक है, लेकिन अब यहां से जो लड़ाई है वो जुडिशरी और पार्लियामेंट की शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जब जुडिशरी ने यहां पर क्या कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, इससे गवर्नमेंट को धक्का लगा। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी इस समय और इनको धक्का लगा और इन्होंने इस पर्टिकुलर गोलकनाथ केस में गवर्नमेंट की चुटकी लेते हुए एक बात कही यहां पर जुडिशरी के द्वारा कि भाई आर्टिकल 368, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आर्टिकल 368 डिफाइंस द प्रोसीजर। 1950 में जब आर्टिकल 360 हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स टिल 1967 आर्टिकल 368 कहता है कि दैट इट डिफाइंस द प्रोसीजर हाउ टू चेंज और अमेंड एनी लॉ। मतलब किस तरीके से संविधान के अंतर्गत आप किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है पावर वर्ड का यूज नहीं किया गया। लेकिन आप समझ सकते हो ना, अगर प्रोसीजर बता रहा है कि पार्लियामेंट करेगा, इस तरीके से पार्लियामेंट किसी भी चीज में अमेंड कर सकता है, कहां कहां पर सिंपल मेजोरिटी लगेगी, कहां कहां पर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 368। लेकिन जुडिशरी ने यहां पर चुटकी लेते हुए पार्लियामेंट की या गवर्नमेंट की, सॉरी, क्या बोला उन्होंने कि भाई कि आर्टिकल 368, ध्यान से सुनिएगा, कि आर्टिकल 368 में तो सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ प्रोसीजर डिफाइन की गई है। क्या बोला उन्होंने कि आर्टिकल 368 में तो सिर्फ और सिर्फ
प्रोसीजर डिफाइन की गई है एंड इट डज नॉट गिव एनी पावर। क्या बोला इन्होंने? इट डज नॉट गिव एनी पावर टू द इट डज नॉट गिव एनी पावर टू द पार्लियामेंट। जो बड़ा ही बेतुका लॉजिक था ये भी, जब प्रोसीजर में बता रहा है कि हर चीज पार्लियामेंट करेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट मेंशन दैट इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट, इन्होंने जब ये चुटकी ली, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि आपके पास एक 56 भोग की थाली जो है आपको खाने के लिए बिल्कुल सजा के दी गई है, एंड जैसे ही आप खाना खाने गए तो आपके सामने से वो थाली ले ली गई और आपको बोला गया कि नहीं नहीं, बस आपको जो है ये 56 भोग की थाली सिर्फ देखने को दी थी, खाने को नहीं दी थी। ये तो कुछ इस तरीके का लॉजिक यहां पर चुटकी लेते हुए यहां पर जुडिशरी के द्वारा कहा गया। लेकिन इसका आउटकम क्या निकला कि यहां से जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया। जिस तरीके से आपने चेस खेला होगा तो चेस में आपको पता होगा कि अगर हाथी के सामने का प्यादा मर जाए तो किस तरीके से हाथी पागल हो जाता है। कुछ इसी तरीके से उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट पागल हो गई ये सेंटेंस के बाद, और यहां से दोनों के बीच में एक ईगो वाला वॉर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम आप अमेंडमेंट्स देखोगे और जिस तरीके से आर्बिट्री नेचर शो किया गया है बाय द गवर्नमेंट, जो क्लियरली, इसलिए मैंने कहा कि वो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके पहले की पिक्चर समझ लो, क्योंकि यहां पर जब इन्होंने ये बात कही तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। अब देखो कैसे ईगो वाली बात चल रही है। यहां पर कहा गया कि अच्छा ऐसी बात है, आर्टिकल 368 डिफाइंस ओनली द प्रोसीजर एंड इट डिफाइंस ओनली द प्रोसीजर एंड ये कोई पावर नहीं देता। बोले अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तो उसके बाद सरकार लेकर आई, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। बोले अच्छा ठीक है, तो प्रोसीजर तो है ही, है ना, पार्लियामेंट में दिया भी है, मतलब आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर करने की, तो लो बदल दिया हमने आर्टिकल 368 का मैटर। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 368 का इन्होंने क्या कर दिया, मैटर बदल दिया, और अब इन्होंने क्या कर दिया कि इट नॉट ओनली डिफाइंस द प्रोसीजर बट इट ऑल्सो गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू चेंज और अमेंड एनी लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहानी समझ में आ रही? देखो क्रोनोलॉजी अगर समझोगे तो रटने की कभी जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रोनोलॉजी कहानी अच्छे से याद है कि भाई देखो हमने कहानी कैसे शुरू करी थी, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे, तो हमने कहानी शुरू करी स्टूडेंट सीलिंग लिमिट से। सीलिंग लिमिट राइट टू प्रॉपर्टी हैम्पर किया गया, उसको हैम्पर किया तो आर्टिकल 13 हैम्पर किया। आर्टिकल 13 का यूज करके जो है लोगों ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को जो है चैलेंज किया इन द शंकर प्रसाद केस, उसका डिसीजन आया। उसके बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने फिर से लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी को हैम्पर किया, तो उसको चैलेंज करने के लिए सज्जन सिंह केस आया। फिर वापस से उसी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने के लिए गोलकनाथ केस आया। लेकिन यहां पर क्या ट्विस्ट हुआ कि इन्होंने जो है अभी तक तो देखो 1967 के पहले तक जुडिशरी पार्लियामेंट का साथ दे रही थी, लेकिन 1967 में इन्होंने पार्लियामेंट के या अपने पुराने डिसीजन को ओवररूल्ड करार किया, ठीक है, करार दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ वो हमने आपको बताया, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और जब वो उन्होंने बात कही कि भाई आर्टिकल 368 में तो वैसे भी सिर्फ प्रोसीजर डिफाइंड है और ये कहीं भी लिखा नहीं गया है कि दैट इट आल्सो डिफाइंस द प्रोसीजर, एंड इसका ही वो आउटकम था जिसकी वजह से वाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, हमने आर्टिकल 368 ही बदलवारा, और आर्टिकल 368 जो पहले सिर्फ प्रोसीजर डिफाइन कर रहा था, नाउ एट प्रेजेंट इट आल्सो डिफाइंस द प्रोसीजर एज वेल एज इट आल्सो गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट हाउ टू चेंज और अमेंड एनी लॉ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। तो अब यहां से स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखो टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो चुका था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में जो किया गया, और साथ में यहां पर जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, और उसी की वैलिडिटी को, आई रिपीट, उसी की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारा ये पर्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ केशव नंदा भारती केस। इज दैट क्लियर? In this particular case, Supreme Court overruled its judgment in the गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था उसको ओवररूल्ड किया, लेकिन उस जजमेंट को हम पढ़े उसके पहले हम देख लेते हैं कि जब केशव नंदा भारती केस आया तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या क्वेश्चन मार्क जो है खड़े हुए थे। सबसे पहला
कि भाई वही वापस से क्वेश्चन इनके सामने भी खड़ा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था कि नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन जब इनके सामने खड़ा हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, तो केशवचंद्र भारती केस के अंदर रिमेंबर द डेट वाज 24th of April 1973। प्लीज रिमेंबर दिस डेट, 24th of April। इसके पहले हमने जितने भी केसेस देखे वहां पर मैंने आपको जो केस की डेट है वो याद रखने के लिए नहीं कहा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आपको ये डेट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं ये कह रहा था जब ये केशवचंद्र भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मार्क था वापस से कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल 24th एज वेल एज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए केशवचंद्र भारती केस आया और क्वेश्चन मार्क वहीं का वहीं यथावत स्थिति में वापस खड़ा हुआ था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, केवीसी दैट मींस केशवचंद्र भारती केस, इसमें क्या बोला इन्होंने कि भाई हर चीज को समय के साथ इवॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। 1950 में या 46 से लेके 49 तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो मतलब एक बहुत ही उन्होंने जो एक आगे की सोच रखते हुए जो उन्होंने संविधान बनाया है, संविधान फ्रेम किया है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज को समय के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। आप भी जानते हो, है ना, जैसे आज की तारीख में आप एंड्रॉइड के नीचे फोन चलाओगे नहीं, है ना, या अगर आप जिद करोगे कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, घर पे अगर जिद करोगे कि मुझे गाड़ी दिला दो और घर वाले कहे कि हाँ चलो वो तुमको वो टीवीएस हैवी ड्यूटी जो आती है वो दिला दे, तुम बोलोगे कि रहने दो, इससे अच्छा है कि आप मुझे एक अच्छी साइकिल दिला दो, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। इज दैट क्लियर ना? तो आप भी समय के साथ चलना चाहोगे, आप भी बाइक लेना चाहोगे। आज आपको अगर आप फोन की डिमांड करते हो और उसकी जगह पे आपको नोकिया का 3110 जो पहले चलते थे वो नॉर्मल से या चाइना का फोन वो छोटा वाला कीपैड वाला दिला दिया जाए तो आप नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको भी समय के साथ चलना, इवॉल्व होना है। द सेम थिंग केशवचंद्र भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है कि भाई हर चीज को समय के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। यस और नो, है ना। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी टाइम टू टाइम इवॉल्व करना पड़ेगा और इवॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम उसमें भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को सही ठहराया गया तो उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स को भी टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात को लेकर उन्होंने क्या माना, इसको सही ठहराया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जुडिशरी ने क्या छोड़ दिया, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे कि मैंने कहा कि 67 के बाद से लेकर जुडिशरी के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा आर्बिट्री नेचर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है शो कर रही थी, बार बार आर्बिट्री नेचर मनमाना रवैया अपना रही थी। तो इस मनमाने रवैये से निपटने के लिए इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने पहली बात तो क्या बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ेगा, तभी वो इवॉल्व होगा और उसकी इंपॉर्टेंस बरकरार रहेगी। और उसी के साथ साथ हमें फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करना होगा, टाइम टू टाइम अमेंड करके उसको इवॉल्व करवाना होगा, ठीक है। तो इस बात को तो उन्होंने सही बता दिया। लेकिन यहां पे इन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, काय का, बेसिक स्ट्रक्चर का, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 368 किसी भी चीज में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यस आप उस पर्टिकुलर चीज में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको अमेंडमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है या जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है वो बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो अब जब पार्लियामेंट ने पलट के पूछा कि गवर्नमेंट ने जब पूछा कि भाई ये तो बता दो कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन क्या है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम अमेंडमेंट करें तो इस बात को हम ध्यान में रखकर जो है अमेंडमेंट की प्रोसेस करें, है ना।
तो यहां पर जुडिशरी ने जो है अपने ब्रह्मास्त्र को जो सही उपयोग किया और कहा कि ये हम समय समय पर बताएंगे। क्या बोला इन्होंने? हम समय समय पर बताएंगे कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है। मतलब आप समय समय पर जब जब आर्बिट्री नेचर शो करोगे, एट दैट टाइम हम बाहर निकल के आएंगे और आपको बताएंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये पर्टिकुलर चीज आती है, तो आप इसका हैम्पर नहीं कर सकते। जिसमें से एक उन्होंने यहां पर बताया दैट जुडिशियल रिव्यू, याद आ रही है आपको 9th शेड्यूल, जहां पर 9th शेड्यूल में बोल दिया गया था कि भाई जो भी चीजें डाली जाएगी उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ 24th of April 1973, जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुई इन दिस पर्टिकुलर कृष्णानंद भारती केस, इस दिन इन्होंने बोला कि भाई जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोल दिया इन्होंने? जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? मतलब इसको आप जुडिशरी से छीन नहीं, किसी भी तरीके से छीन नहीं सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आइए एक बार कृष्णानंद भारती केस देख लेते हैं। इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th Constitutional Amendment Act and opined that the Parliament is empowered to take away or abridge any of the fundamental rights. However, such changes should not alter the basic structure of the Constitution. आप संविधान में, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किसी भी चीज में चेंजेस कर सकते हैं, but the one thing that they need to remind is कि भाई आप जिस चीज में चाहो उसको ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो ये जो थ्योरी है इस तरीके से इवॉल्व होगी, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समझ में नहीं आने वाला। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन्होंने क्या बोल दिया कि हम आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना। मतलब नो लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जिस चीज को चाहे उस चीज को अमेंड कर सकती है और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन जो है इंपोज नहीं किया जा सकता। एंड एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड्स। यहां तक तो ठीक था, ये पावर तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया ना कि भाई हर चीज को समय के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो दूसरी बात यहां पर कह दी कि हम जो भी अमेंडमेंट करेंगे दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर उन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब वापस से जुडिशियल रिव्यू उन्होंने क्या बोल दिया, जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन लिया। तो अंत में एक और पर्टिकुलर केस आएगा यहां पर जिसको हमने नाम दिया है मिनर्वा मिल केस। ठीक है ना? हाँ, मिनर्वा मिल केस। पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द अबव केस बाय इनेक्टिंग द, मतलब कृष्णानंद भारती केस में जो हुआ उस पर अपना रिएक्शन देते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और उसमें भी उन्होंने क्या किया, ये बात पर्टिकुलरली कह दी कि भाई हम जो चीज में चाहे उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसमें जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, and declared under Article 366 that there is no limitation on the constituent power of the parliament and it is barred that the court can question such amendment। मतलब कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता हमारे किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट को। तो मिनर्वा मिल केस में वापस सुप्रीम कोर्ट आया और इनको बताया कि इनको बोला गया कि भाई आप किस भाषा में समझोगे कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि ये लोग बता चुके थे पहले कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो आप इसको हैम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज इनवैलिडेटेड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूरे को नहीं, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ऐसे कुछ प्रोविजंस को इनवैलिड करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू from of the constitution and it is the part of what, it is the part of basic structure of the doctrine। ठीक है, वापस से इन्होंने वही बात दोहराई कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसको चाहकर भी छीन नहीं सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने समय समय पर बताया है ना। तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ द लॉ, sovereignty, liberty and the republic nature of the constitution, judicial review।
harmony and balance between the fundamental rights and the DPSP, separation of power, federal character, parliamentary system, rule of equality, unity and the integrity of the nation. So after the केशवानंद भारती केस बहुत सारे केस आए, जैसे केशवानंद भारती के बाद आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट केस ऑफ 1975, मिनर्वा मिल केस हो गया, 1994 का आर बोमई केस हो गया. सो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे सर्टेन केसेस आए और इन सर्टेन केसेस में कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगी. तो ऐसे टाइम टू टाइम यू विल सी कि इन्होंने आके क्लियर किया है कि हर एक पर्टिकुलर केस में दैट, जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस में उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे सर्टेन केसेस में इन्होंने बताया. तो क्या क्या ये एलिमेंट्स हैं ये मैंने आपको यहां पर बताया. देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर concept got highlighted in various judgment of the Supreme Court, such as the Indira Nehru Gandhi case and the Minerva Mill case of 1980, Vaman Rao case of 1981, IR Kevlo case of 2007. So these are the certain cases जहां पर सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारे केसेस हैं. सो ऐसे सर्टेन केसेस में सुप्रीम कोर्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एलिमेंट्स को, इस डॉक्ट्राइन को के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो इन पर्टिकुलर केसेस के अंतर्गत बताए हैं. ठीक है. सो आई होप आप लोग यहां तक आप लोग को क्लियर होगा. अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की जो मेंस में पूछे जा सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो वैसे भी मुझे नहीं लगता अगर कोई क्वेश्चन बनना ही होगा तो ज्यादा यही बनेगा कि कौन कौन से केसेस हैं. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई शंकर प्रसाद केस है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, वमन राव केस. So all these cases were deals with the basic structure, with the doctrine of basic structure. ठीक है. कौन से केसेस के थ्रू, अगर प्रीलिम्स में आए कि कौन से केसेस के थ्रू अगर हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई है, सो केशवानंद भारती केस के थ्रू, ऑन विच डेट इट वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो 24th of April 1973 was the date. तो ये प्रीलिम्स के बेसिक फैक्ट्स हैं. मेंस की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को समझाने के लिए सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, 11 नंबर में आएगा. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना होगा तो 11 नंबर में आएगा जहां पे आपको पूरा बताना है. लेकिन एक 5 मार्कर्स यहां पर क्या बन सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये बताया तो ये आप होमवर्क के तौर पे एक आंसर राइटिंग फॉर्म में घर पे कर सकते हो. दैट इज द सिग्निफिकेंस of the doctrine of basic structure. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन का क्या महत्व है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. तो सिग्निफिकेंस में आपको बताना है. जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूं, हेडिंग बता दे रहा हूं, उसको लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करेगा, हमारे देश के फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा. इज दैट क्लियर. डेमोक्रेसी को बरकरार रखेगा. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन की, तो इसके ऊपर एक 5 मार्कर्स, मेरे को लगता है कि अगर एक क्वेश्चन वो करेगा तो 5 मार्कर्स में करेगा, बट अब आप 5 और 11 मार्कर्स के हिसाब से पर्टिकुलर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज का सबसे पहला जो है सेशन था. एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की, और 9th शेड्यूल और जुडिशियल रिव्यू के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उस पर डिस्कशन करेंगे. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आगे जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिस्ट्रेन एज वेल एज जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. इसको खत्म करने के बाद हम इस सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग, तो देन वी विल कंप्लीट द PIL एज वेल एज द लोक अदालत, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे लास्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल एंड PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवररीच, जुडिशियल रिस्ट्रेन एंड लोक अदालत. तो ये सारे टॉपिक्स हम अपकमिंग सेशंस में कंप्लीट करेंगे. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए
थैंक यू एवरीवन। और ये क्वेश्चंस आप लोग जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एंड एक सेशन में जो है सेपरेटली कंडक्ट करूंगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स को हमें अप्रोच करना है, क्योंकि द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर न्यू सिलेबस इज कि हमें बहुत नहीं पढ़ना है। यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हम जब आप मेंस देने के लिए, जब हमारा प्रीवियस सिलेक्शन होता है और हम मेंस के लिए बढ़ते हैं, तो हम थोड़े से एक्साइटेड होते हैं, है ना, कि नहीं यार हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको नोट्स बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कोशिश करना है कि अगर 3 मार्कर में आएगा तो 3 मार्कर्स के लिखने के अकॉर्डिंग आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? ये 5 मार्कर्स है तो उसमें 9 लाइन मिलेगी, तो हाउ टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर आंसर इन 9 लाइंस, इसकी आपको मेन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक सेपरेट सेशन लेके पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर एक सेपरेट वीडियो जो है मैं आपको YouTube पे अपलोड करूंगा जहां पे हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।